एक मिनट, हाँ जी, अब स्टार्ट। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, everyone. In the last few classes, we did demand, demand and supply, changes in demand as well as the changes in the supply. I hope there is no query from the last class. अगर है तो please chat box में लिख दीजिए. Today we are going to start with the elasticity of demand and supply. Elasticity. डिमांड जो है वो क्या डिपेंड करता है? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, जिसपे हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे, जैसे कि प्राइस थी या अदर फैक्टर, अदर कमोडिटीज की प्राइसेस थी, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा. Now my question is that how quantities demanded of a different goods vary in response to the anything, any one of the factor. Let's take an example. For example, demand for rice varies with the changes in the weather or temperature. Now I know this thing कि अगर समर, जैसे अभी वेदर इज चेंजिंग तो आइस की डिमांड जो है वो कम हो रही होगी, राइट? सो these, I know this thing, but how much variation is there? That is going to tell by the elasticity. Actually, the elasticity, what do you mean by the term elasticity? बहुत सिंपल है समझना इसको. अगर आपको बाकी चीजें समझ आ गई तो समझ लो ये भी समझ आ गया. Elasticity is a measure of responsiveness of quantity demanded due to change in any one of the factor that may affect the demand of a commodity. अब देखना ध्यान से. This is elasticity. This is the term elasticity. So it's a measure of responsiveness of quantity supplied or quantity demanded. क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा तो क्वांटिटी सप्लाई आएगा. तो इन जनरल मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इन जनरल आई कैन राइट क्वांट measure of responsiveness of change in the quantity. किसी एक चीज में चेंज आया, क्यों चेंज आया? क्योंकि उसको जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स थे ना, द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द डिमांड और सप्लाई. क्योंकि अगर इलास्टिसिटी मैंने डिमांडेड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखूंगी तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिखूंगी. अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिखूंगी तो क्वांटिटी सप्लाई लिखूंगी. अदरवाइज सिंपल लिखूंगी तो दैट मे अफेक्ट इट्स डिमांड और सप्लाई. ठीक है. Now let's suppose I'm talking about the elasticity of demand. ठीक है, मींस इसका क्या मतलब हुआ? ऊपर वाली डेफिनेशन से ही कि क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आया, क्यों चेंज आया? कोई एक फैक्टर, कोई भी फैक्टर उसको जो अफेक्ट कर रहा था उसमें
में चेंज आया था, ठीक है। अब एनी वन फैक्टर कौन से हैं, ये कौन सा फैक्टर है, दिस में बी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है, एंड ये और है इनकम एक्सेट्रा। जिस किसी में भी चेंज आया हम उसकी इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी में चेंज आया, तो ये क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में चेंज आया, then we are having cross elasticity of demand. अगर इनकम में चेंज आया तो देन वी आर हैविंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन सिंपल है, देखो सॉरी सम नेटवर्क इशू। सो किसी एक चीज में जिसमें चेंज आया उसका नाम पहले, डिमांड में चेंज आया तो डिमांड। हाँ, अगर यहाँ पे सप्लाई में चेंज होता तो ये क्या हो जाता, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हम मोस्टली जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में प्राइस इलास्टिसिटी की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस थिंग कि किसी एक चीज में चेंज आने के क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई में, मींस जो आपकी डिमांड या सप्लाई में चेंज कर रहा है, क्योंकि किसी एक फैक्टर में चेंज हुआ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। अब जिस फैक्टर में चेंज आएगा उस फैक्टर का नाम पहले, जैसे प्राइस में चेंज आया तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस है रिलेटेड है तो क्रॉस, अगर इनकम है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड टिल नाउ। If there is any query, please type in the chat box. So this is the general definition of price elasticity of demand. So I think Chandar, I have already answered this query so many times, ke notes and all that. I've already provided you lots of ebooks, lots कह सकते हो, three or four ebooks, right? So you can go through that. I've already given, already told you, please ask your fellow classmates and especially group में हो तो पूछ लो एक दूसरे में, इस छोटी छोटी चीजों के लिए प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। इंस्टेड ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चन, आप सब्जेक्ट रिलेटेड पूछो, जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है, राइट। YED Ayush means income elasticity of demand. Y stands for the income. Most of the times हम इकोनॉमिक्स में ज्यादातर इनकम यूज करते हैं। Elasticity means change in the responsiveness of the one factor due to factor, कोई अफेक्ट हुआ, कोई किसी और में चेंज आने की वजह से किसी और में चेंज आया, ठीक है। दिस मीन्स इलास्टिसिटी, राइट। सो इफ आई एम सेइंग कि प्राइस में चेंज, अब जितने हमने डिमांड के चेंजेस फैक्टर किए थे, जितने सप्लाई के चेंज फैक्टर किए थे, वो सब के लिए एक इलास्टिसिटी हो सकती है, राइट। सो दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, इवन सो अच्छी बात है, आप ऐसी ऐसी एग्जांपल्स खुद भी सोचा करो। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आने की वजह से, उस कमोडिटी की डिमांड में चेंज आया। बहुत सिंपल
सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना, नाम ही बता देता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो डिमांड में चेंज आया, किसकी वजह से चेंज आया, प्राइस की वजह से, तो ये क्या है मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। चंद्र इट्स नॉट लाइक सॉरी रिगार्डिंग दिस, ऐसा क्वेश्चन हो या तो बिल्कुल एंड में क्लास में पूछा करो, बिकॉज अभी जो है आई एम आस्किंग फॉर द टॉपिक रिलेटेड, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, अगर ग्रुप में हो तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। आयुष लेट तो बच्चे ये आपकी मिस्टेक है, वैसे मैं बता देती हूँ आगे से दो चीजें हैं, लेट आए हो तो या तो रिकॉर्डेड सेशन दोबारा देखो और वेट टिल एंड ऑफ द क्लास, वैसे मैं बता रही हूँ बिफोर द टाइमिंग क्योंकि रिपीट का भी आंसर क्वेश्चन था। सिंपल मीनिंग सी, जिसमें इट्स ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब किसी एक चीज में चेंज आना किसी और की वजह से, ठीक है, वो क्या है इलास्टिसिटी, ठीक है ना। डिमांड की बात करेंगे तो मतलब डिमांड में चेंज आया किसकी वजह से, जिसकी भी वजह से। अगर सप्लाई की बात करी सेम, अगर प्राइस की वजह से चेंज आया तो दिस बिकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस रिलेटेड कमोडिटीज, क्योंकि कुछ और कमोडिटीज की प्राइसेस में चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज आया। एंड देन अगर इनकम में चेंज आया तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में अगर चेंज आया उसकी वजह से मेरी अगर डिमांड में चेंज आया, सो दिस व्हाट इट बिकम्स द एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आगे को जो स्टूडेंट्स एमकॉम या एमबीए करेंगे वो कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड नाउ, ठीक है। सो नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So I told you earlier, price elasticity of demand means what? I'm using the short forms now. Okay, so ED is a short form of elasticity of demand, and I'm going to use P instead of the price now onwards. ठीक है? So the price elasticity of demand is बहुत simple है इसका method. The percentage change in किसकी वजह से, किसमें आया चेंज, जिसमें चेंज आया, percentage change in quantity demanded due to किसमें चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, प्राइस। ओके, सो दैट मीन्स परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। सो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू change in quantity divided by original quantity proportionate या percentage, परसेंटेज में मल्टीप्लाई 100 होता है तो ऊपर नीचे का 100 कैंसिल हो जाता है, तो इसीलिए मैं अभी 100 नहीं लिख रही, अदरवाइज यू कैन राइट परसेंटेज चेंज इन या प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। सो दोनों ही केसेस में फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 हुआ, परसेंटेज में तो 100 आएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100 cancel out with this, ठीक है। So this becomes the delta Q
डेल्टा Q by Q multiplied by P by delta P. So this will further equals to delta Q by delta P into P by Q. ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, इस फॉर्म में याद रख लो, इस फॉर्म में याद रख लो, या फिर इस फॉर्म में याद रख लो, वन इज द सेम थिंग. ठीक है, सो नाउ दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. नॉर्मली हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें पता है नेगेटिव होता है, क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होगी. ठीक है, बट यहां पे दिस विल गिव मी द नेगेटिव साइन, क्योंकि ये क्या है, मुझे नेगेटिव रिलेशन देगा. सो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को हम, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स में जिनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैथमेटिकली हम करेक्ट होते हैं. अब अगर मैं मैथमेटिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखूं, क्वांटिटी डिक्लाइन होगी, फॉर एग्जांपल 10 से 5 हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गई आपकी, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल 5 से 10 हो गई. सो दिस व्हाट विल गिव मी, सो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है. मतलब ये कहेगा कि प्राइस जो है, जैसे 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 प्राइस इंक्रीज हो गई, सो दिस विल गिव मी दी पॉजिटिव रिलेशन. अब ये पॉजिटिव रिलेशन क्या है, मतलब वो कहेगा कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी ठीक हो गई, डिक्लाइन तो हुई है बट नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे न्यू बाय ओल्ड, तो वो ऑपोजिट, हम उसको एक्सप्लेन करने, क्योंकि ये हमें मैथमेटिकली नेगेटिव, ठीक है हमारा कि यहाँ पे मैथमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हुई, बट हमारी एक्सप्लेनेशन इसको पॉजिटिव वे में लेके जाती है. प्राइस बढ़ने से मेरी क्वांटिटी कम होगी, या प्राइस कम होने से मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी. प्राइस कम होने से, जैसे 10 से 5 हुई, मेरी प्राइस क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये चीज मुझे पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करनी है, बट वो मुझे क्या करेगा, मुझे नेगेटिव वे में एक्सप्लेन करके देगा, क्योंकि ये वाला माइनस साइन की वजह से. ठीक है, सो कई बार हमें इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक माइनस साइन ऑप्शनल लगा देते हैं, मींस कि हम पहले से बता देते हैं कि इन दोनों का रिलेशन नेगेटिव है. ठीक है, दोनों नेगेटिवली, मैथमेटिकली ट्रू है, नेगेटिवली रिलेटेड है, बट हम इसको इकोनॉमिक्स में कैसे कंफर्म करेंगे कि प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन हुई, प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई. सो दैट्स व्हाई वी पुट ऑप्शनल नेगेटिव साइन ओवर हियर. ठीक है, so there are 5 degrees of elasticity of demand. Perfectly elastic, perfectly inelastic, यूनिटरी इलास्टिक. अच्छा, मैं ना कुछ डायग्राम्स बना रही हूँ यहाँ पे, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आप मुझे प्लीज ये बताना टाइप करके कि ये वाली कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है. मैं इस पे नाम लिखूंगी ए. ठीक है, सो यू जस्ट राइट, दिस इज सॉरी डिमांड का, सो यू जस्ट राइट ए में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, ग्रेटर देन यूनिटरी है, लेस देन यूनिटरी है, व्हाटएवर. सिमिलरली डायग्राम बी के लिए आप बी के साथ लिख के फिर अपना आंसर लिखना. सो इसमें क्या है, अगर मेरा डिमांड कर्व इस शेप का हो, ठीक है, सी के लिए, दिस डायग्राम इज फॉर द सी, this diagram is for the
D, this is C, this is D. आप साथ साथ लिखते जाओ. And last one is for E. ठीक है. अब जल्दी, और सारी एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में प्राइस है, वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है. नाउ लेट मी नो दी आंसर्स प्लीज. P is perfectly elasticity of elastic demand. Good Shivangi, good try. और फटाफट से रिप्लाई करो बच्चे, टाइम नहीं हम वेस्ट करना चाह रहे. A is inelastic. B is elastic. इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक मैम नहीं है. हरी अप गाइस, प्लीज फटाफट से रिप्लाई करो. आई कांट मींस जितना आप टाइम लगाओगे बच्चे उतना ही आपका टाइम लॉस है. ए बी कनिका, गुड, वेरी गुड. लेट मी टेल यू क्यों है. सी डायग्राम A and B, these are two extreme cases. ठीक है, ये मोस्टली रियल लाइफ में कम ही होते हैं. ठीक है. Now in the diagram A, what exactly it means? There is no change in demand and there is a change in price. मतलब डायग्राम A मुझे कह रही है कि प्राइस में कोई भी चेंज आए बट मेरी डिमांड में चेंज नहीं आ रहा. ठीक है. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल हो गई? 0. राइट. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल हो गई? 0. एंड इन दिस केस हम मोस्टली ये कहते हैं कि एक बहुत स्मॉल सा माइनर चेंज कैन चेंज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अप टू इनफाइनाइट. वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इनफाइनाइट चेंज कर देता है. सो दिस इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. बहुत जल्दी चेंज होती है. एंड दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ठीक है. नाउ ये दो तो बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है बट इन तीनों के बारे में किसी ने नहीं रिप्लाई किया. अभी तक तो नहीं किया था. अभी मैं चेक कर लेती हूँ एक बार. आया हुआ है रिप्लाई. यूनिटरी इलास्टिक इश्यू, वेरी गुड. इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी तो बच्चे सब में ही है. इलास्टिसिटी का मतलब होता है वो कितना रिस्पॉन्स चेंज हुआ. अब मैं आपको बताऊं काजल की डिमांड में कितना चेंज हुआ. काजल की डिमांड में कितना चेंज हुआ क्योंकि काजल की प्राइस में चेंज आया. और कितने परसेंट प्राइस में चेंज आने से कितने परसेंट काजल की डिमांड में चेंज आया. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इलास्टिसिटी इज. ये सब इलास्टिसिटी ही शो करते हैं. अब पहले केस में क्या है कि डिमांड बिल्कुल नहीं चेंज हो रही, प्राइस चाहे जो मर्जी है. ये बहुत रेयरेस्ट केस है. मतलब ये बहुत एसेंशियल कमोडिटीज के लिए हम कई बार कह सकते हैं अप्लाई हो सकता है बट बहुत रेयरेस्ट केस है. ओके. सिमिलरली बी डायग्राम एज वेल. इसका मतलब है कि जरा सा चेंज आने से बहुत ज्यादा चेंज आया डिमांड में. एंड इन दिस केस देयर इज ए इक्वल चेंज. अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो अगर आपको याद है तो अभी मैंने लिखा था प्राइस elasticity of demand is equals to change in Q by change in P into P by Q.
राइट। प्रोपोर्शनेट चेंज मींस एग्जैक्टली सेम चेंज आया, जितना इसमें चेंज आया था उतना ही एग्जैक्टली हर टाइम इसमें चेंज आया, तो ये क्या होगी, each and every time we are having elasticity of demand is equals to unitary, that means IT is equals to 1. In this case, see, प्राइस में कम चेंज आया है, इसमें कम चेंज है, राइट, इसमें कम चेंज है, इसमें ज्यादा चेंज है, तो इलास्टिसिटी ऑफ, मैं कुछ नहीं किया, मैं कोई लॉजिक नहीं, मैं कोई रट्टा नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि प्राइस में कम चेंज होगा। आप खुद देखो, प्राइस में कम चेंज है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। नाउ लेट्स कम टू दिस केस, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर प्राइस। नाउ सी, प्राइस में ज्यादा चेंज आया, this much in demand and this much in the price, means किसमें ज्यादा चेंज आया, डिनोमिनेटर में चेंज ज्यादा एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी इक्वल होगी, लेस देन 1। अब इनमें से एक केस जरूर एप्लीकेबल होगा, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाना डिमांड में। यस, वेरी यस इशू, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ओके, सो दीज आर द 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सेम, मैं थोड़ा सा ना एक्चुअली टाइम सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, सेम ही चीज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए अप्लाई होगी। उसमें क्या होगा, ये कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होंगे, ठीक है, सेम 5 डिग्रीज उसके लिए भी होगी, ये दोनों कर्व सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा, सप्लाई कर्व। इन तीनों केसेस में कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होंगे, ठीक है। मैं अभी वैसे आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं अभी आपको करा दूं, अगर नहीं करा पाई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम चुरा लेंगे हम, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग सेम चीज है, बट आई नो दैट कि ये बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। सागर इलास्टिसिटी मतलब जीरो का मतलब है, कोई रट्टा नहीं लगाना, आप ये फॉर्मूला देखो, मैं कुछ नहीं, मैं किसी को रट्टा नहीं लगाऊंगी, ये फॉर्मूला देखो, इसमें देखो प्राइस में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कोई चेंज आया नहीं, तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, जीरो का डिवाइड किसी चीज से भी कर लो, वैल्यू क्या आएगी, जीरो, सो दिस विल बी द जीरो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। कमिंग टुवर्ड दिस साइड, नो चेंज इन प्राइस, ऑलमोस्ट जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि देयर इज अ चेंज इन डिमांड, और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंफिनिटी। मैं कुछ रट्टा नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सीधा आपको एक फॉर्मूला बताया और मैं उसी से ही आपको कैलकुलेशंस करके दे रही हूँ, राइट। कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स इज नेवर कॉल्ड एज अ रट्टाफिकेशन एंड ऑल दैट। नाउ हाउ डू वी मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एक तो यही मेथड है हमारा, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। Then we have total outlay method of measuring the price elasticity of demand. Total outlay method. जब दोनों में चेंज सेम होगा, अगर आप एक दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम फिगर लेके चल रहे हो तो आंसर आपका जीरो आता है, फरीन जीरो आता है या 1 आता है?
आयुष, मैंने पहले ही आपको एक चीज बताई थी, ये बहुत रेयरेस्ट केस है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब डिमांड हमारी इनफाइनाइट रहे, प्राइस हमारी बहुत रेयरेस्ट चेंज हो। ये केस कह सकते हैं हम, जैसे वाटर फ्री वाटर सप्लाई है हमारे पास, मतलब कुछ तो उसको क्लीन करने का जो लगता ही है, हमारी डिमांड इनफाइनाइट तक है, प्राइस उसकी हार्डली चेंज होती है, ठीक है। और एज वी कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स, कुछ बहुत कुछ टाइम पीरियड के लिए हम सॉल्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें हैं। तो फिर बच्चे, फिर 0 क्यों बोला आपने? 1 ही होगा ना। आई होप इट्स क्लियर। नाउ टोटल आउटले, या इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, आउटले की बजाय हम इसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कितना खर्चा किया। खर्चा कैसे पता चलता है? आप अगर अपने एक्सपेंडिचर काउंट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो? वही चीज है, मैं कुछ नया नहीं कराऊंगी, आप ही खुद, अगर खैर फिजिकल क्लास होती तो और अच्छा होता, सो आई सामने आप रिप्लाई करते। प्राइस, खर्चा कितना होगा, मैंने कितने यूनिट्स बाय किए, हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव ब्रॉट, मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस, कितने की मेरी प्राइस है, इतना ही होगा ना। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 3 पेन्स बाय किए और सबकी प्राइस 2 रुपीज थी, तो मैंने कितना खर्चा किया, 3 into 2 6 रुपीज, राइट। So this is how we can, this is the expenditure, how we calculate the expenditure. Okay? Now there are 3 conditions. There are 3 conditions. Let's suppose this is the original quantity and price. So this is my original total expenditure, जितना मैंने उस पे खर्चा किया. Now let's suppose price changes. Case number 1. Price changes ही रहेगा तीनों केसेस इसमें 1, 2 and 3. ठीक है ना। इफ प्राइस चेंजेस तो आपकी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी, सो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी Q1, न्यू प्राइस विल बी P1, ठीक है। अगर ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, इसको ना मैं 1 मिनट में इसको TE1 का नाम दे देती हूँ, इजी रहेगा हमारे लिए एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो दिस वन इज द ओल्ड टोटल expenditure and this one with the new change in the price, ठीक है। If case number 1, if नया expenditure means प्राइस चेंज होने के बाद जो एक्सपेंडिचर मैंने किया है, वो जो मैं पहले कर रही थी एक्सपेंडिचर, ये वाले एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, मींस दिस वन, और मैं इसके साथ केस कौन सा ले रही हूँ, फॉल इन प्राइस का, ठीक है। दैट मींस विद द फॉल इन प्राइस मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल ली थी ना, 3 into 2 is equals to 6. Now quantity 3 यूनिट्स थी, प्राइस 2 यूनिट्स थी, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज प्राइस जो है डिक्रीज होके कितनी होगी, 1, ठीक है। तो नाउ मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बाय किए, 7। अब मेरा क्या हो गया, सी टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, पहले मैं सिर्फ 6 रुपीज खर्च कर रही थी, अब मैं कितने कर रही हूँ, 7 रुपीज। सो इन दिस केस, price elasticity of demand is greater than 1, ठीक है। अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है
with the fall in price, so my price elasticity of demand would be greater than 1. ठीक है? If expenditure, new total expenditure is less than the total expenditure जो पहले किया था. For example, इस केस में ये तो 6 है ही है, अब जो नया है वो 5 हो गया. प्राइस का केस वही है, fall in price. तो instead of the 6 rupees, now I am spending only 5 rupees. In this case, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1. ठीक है? सो इफ आई एम स्पेंडिंग द सेम अमाउंट, इफ आई एम स्पेंडिंग द सेम अमाउंट जो मैं पहले स्पेंड कर रही थी, इन दैट केस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1. ठीक है? दैट मीन्स पहले मैं 6 रुपीज स्पेंड कर रही थी, अब भी मैं 6 रुपीज ही स्पेंड कर रही हूँ. एक तरह से with the decline in price, quantity increases. हर टाइम पे आप देखोगे क्वांटिटी सब जगह इंक्रीज हुई है. 3 पहले यूनिट थे, 7 भी इंक्रीज में आएगा, 5 भी इंक्रीज में आएगा, 6 भी इंक्रीज में आएगा. सिर्फ यहां से एक्सपेंडिचर से हमें पता लगेगा कि वेदर वी आर हैविंग ग्रेटर देन 1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. अभी भी करा रही हूँ, पूरी इलस्ट्रेशन से करा रही हूँ. यस प्लीज. आई होप you guys understood this thing. So now let me take an example. Price 9, 8, 6. ठीक है? Quantity demanded 13, 15, 20, 23. ठीक है? प्राइस गिवन है, क्वांटिटी गिवन है. अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले टोटल आउटले या टोटल एक्सपेंडिचर निकालूंगी. 9 into 13 is equals to 170. ये मेरा ओरिजिनल हो गया स्टार्टिंग का फर्स्ट. ठीक है? नेक्स्ट 8 into 15 equals to 120. इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, ग्रेटर देन 1. ठीक है? 6 into 20, again it's 120. So now see, यहां से यहां तक equals to 1 होगी, because see total expenditure remains same, and उसके बाद एक्सपेंडिचर मेरा कम हुआ है, so एक्चुअल में जो है इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1. बट आप सब केसेस में देखोगे क्वांटिटी जो है वो थ्रू आउट इंक्रीज की है. ठीक है? अब मैं तीनों चीजों को एक ही डायग्राम में शो कर सकती हूँ. So this is the first case. ठीक है? So now here see, मुझे आप थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट बनाना
मैं थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे हूँ तो थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। हियर सी वी ऑल आर स्पेंडिंग सेम अमाउंट, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज कर रहा है। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, greater than 1, and here we are having a equals to 1. So मैंने क्या किया, मैंने तीनों चीजों को एक ही डायग्राम में एंटर कर दिया, ठीक है। आई होप यहां तक क्वेरी। सागर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इनफाइनाइट एंड जीरो दोनों ही केस बहुत रेयरेस्ट है। आउटले मेथड में हम तीन ही चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1। सो वही हम कर सकते हैं, जीरो और इनफाइनाइट नहीं कर सकते, बिकॉज जीरो और इनफाइनाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट मेथड से ही पता चल सकता है, एंड दैट टू बिकॉज वो रेयरेस्ट केस है, तो इसलिए यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, आई होप you got your answer. Is that clear? Shall I move forward? There is no more query. Let's move forward. I hope total expenditure method is clear. Now, point method. Graphical method. Okay. So this is a graphical method. This is my demand curve. P, Q, R. And this is my demand curve. Now यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ। सागर, इस केस में हम जीरो और इनफाइनाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, बी, सी, ई ले रही हूं मैं, एंड एफ, क्योंकि डी इज यूज्ड फॉर द डिमांड कर्व, ठीक है। सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर एज इलास्टिसिटी डिमांड जहां पे लोअर segment of demand curve divided by upper segment of demand curve, ठीक है। That means मैं पॉइंट, अब आप खुद बताओ, मैं पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी, लोअर सेगमेंट क्या है, ये सारा लोअर सेगमेंट डी ए एफ इज योर लोअर सेगमेंट। At point A, लोअर सेगमेंट क्या है, A, अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट क्या है, जीरो, something divided by zero, right? Now we are measuring the elasticity at point B, lower segment B से लेके F तक, BF, upper segment AB. Now यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, lower segment is greater than upper segment of the demand curve, मतलब मेरी ऊपर वाली न्यूमिनेटर की टर्म बड़ी है एज कंपेयर टू दी
denominator, right? So elasticity of demand will be greater than 1. So at this point, elasticity of demand is equals to infinite. Elasticity of demand is greater than 1. C, and similarly we can find out for C, E and F as well. Okay? For at point C, the lower demand curve is exactly equals to the upper segment of the demand curve. क्योंकि ये देखो ये midpoint से है. So here elasticity of demand is equals to 1. Now at point E, lower segment छोटा है upper segment से, means numerator is smaller as compared to denominator, so elasticity of demand is less than 1. Now here lower segment is 0, upper segment A से लेके F तक पूरा है, so that means 0 divided by something is always equals to 0. So this is the point method. ये graphical method है, ठीक है. कई बार अगर हमारा यहाँ तो straight line कर्व था, अगर हमारा कर्व डिमांड कर्व है, तो जिस पॉइंट पे हमने इलास्टिसिटी निकालनी है, हम उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज माय डिमांड कर्व. नाउ सी डिमांड कर्व इज कर्व शेप्ड. सो लेट्स सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालनी है. मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ठीक है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी. फिर मैं सेम यही मेथड अप्लाई करूंगी. दिस इज पॉइंट लेट्स सपोज ए, बी एंड दिस इज सी. नाउ फिर देखो एट पॉइंट ए, lower segment divided by upper segment. Lower segment is AB, upper segment is AC. So AB is greater than AC. So at point A, elasticity of demand is greater than 1. And similarly, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से बनाएंगे टेंजेंट, and then in that case elasticity of demand is less than 1. Now one thing is that एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, क्या डिमांड एक सेम डिमांड कर्व पे डिफरेंट इलास्टिसिटीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं. आंसर इज यस. और उसके लिए आप यही चीज सेम एक्सप्लेन करोगे. ओके, इन बच्चे कौन सी डायग्राम समझनी है, पॉइंट मेथड की या एक्सपेंडिचर मेथड की? थोड़ा मेंशन कर दोगे प्लीज. I hope this understood. I hope this is understood by you guys. Now for first की भी एक बार एग्जांपल करवा देती हूँ. Suppose that now suppose that price declines from 20 to 19. ठीक है, the quantity demanded increases from 1000 units to 1100 units. ठीक है, तो प्राइस डिक्लाइंस फ्रॉम 20 to 19, डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 1000 to 1100 यूनिट्स. मतलब 1 रुपया कम होने से मेरी 100 डिमांड के यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, सो नाउ आई चेंज. फर्स्ट क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेथड, in quantity demanded या proportionate change in quantity demanded.
So there was a delta Q by delta P into P by Q. So delta Q 1100 minus 1000 divided by price elasticity of demand पहले कितनी थी 20. Actually it is 1000 minus 1100. I'm really apologize for this. It's 1000 minus 1100. Okay. 19. Original price कितनी है 20 divided by 19. ठीक है. So find out करो इसकी वैल्यू 100 divided by 1 और this is 2000 divided by 19. So हम सिंपली कह सकते हैं सिर्फ इससे ही पता करके कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 है. मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमिनेटर इस बहुत बड़ा है डिनोमिनेटर से. अगर मुझे परसेंटेज चेंज से करना है पहले मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लूंगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लूंगी, तो मैं उनको वहां पे पुट करके देन आई कैन फाइंड आउट द आंसर. मतलब परसेंटेज चेंज के लिए क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्या करना है मुझे वही डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 डेल्टा पी बाय पी इंटू 100. तो मैंने एक साथ कर दिया. सो यू कैन डू. यस यास्वी पॉइंट एफ पे 0 होगी. Oh, thank you so much, Ayushi. Q is 1000. I did one more mistake. Very thank you so much, Ayushi. So here sorry, thank you. So this was 100 multiplied by 20, which is equals to 200,000. So divided by 1000. Again it's a greater than 1. 2 आएगा, so greater than 1. ठीक है. पर मैम आंसर माइनस बच्चे हमने आई टोल्ड यू कि माइनस हमने इकोनॉमिक्स की टर्म्स में इग्नोर कर देते हैं, व्हाट मैथमेटिकल टर्म में आ सकता है. ठीक है. बच्चे वही होगा प्राइस इंक्रीज प्राइस डिक्लाइन से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज किया. सिंपल है बच्चे. वही आशु मैं भी एक ना ह्यूमन ही हूँ, गलती कर सकती हूँ. आप भी कर सकते हो, आप भी करते होगे, मेरे से भी गलती हो गई है. सॉरी. टीआर जैन, शुभांगी, टीआर जैन आप ले सकते हो, या जो भी आपको मार्केट में इंडियन ऑथर की बुक मिले ना सब ठीक है. सिर्फ 10 ईयर मत लेना, बाकी सब ठीक है. टेक्स्ट बुक्स ठीक है बट 10 ईयर्स थोड़े ट्रिकी रहते हैं. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. अच्छा नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन है मैंने ऊपर स्किप किया था फॉर द टाइम बिंग. सी मैं दोनों कर्व बना रही हूँ क्योंकि
क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोनों कर्व्स के रिगार्डिंग है। ईच एंड एवरी टाइम सेम यूनिट चेंज आ रहा है। ईच एंड एवरी टाइम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, सो जब डिक्लाइन होगी तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे इक्वल होगी। ठीक है, ये कर्व है, आपको ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करनी है। टेंजेंट ड्रॉ करो। मैंने इसलिए ये मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि ये इसमें दोनों मेथड आ जाएंगे। लोअर सेगमेंट, ये सारा लोअर सेगमेंट है। ठीक है, अपर सेगमेंट, ये सारा अपर सेगमेंट है। से lower segment divided by upper segment, so lower segment is greater than the upper segment and hence the elasticity of demand is greater 1, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर से। अगर सिमिलरली मुझे इस पॉइंट से निकालनी होती, यहाँ पे देखोगे आप लोअर सेगमेंट छोटा है, नहीं ठीक बना बिकॉज डिजिटल बोर्ड है, अपर सेगमेंट से, सो तभी मैं एक ही पॉइंट ले रही हूँ इसमें। आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट टू ड्रॉ ऑन ए डिजिटल बोर्ड। कोई भी पॉइंट ले लो तो कर्व शेप में, उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, बाकी एक ही फॉर्मूला लगाना है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। नाउ इस केस में अगर आपने देखोगे मैंने जानबूझ के इक्वल बनाया। ठीक है, सो लोअर सेगमेंट इज इक्वल्स टू द अपर सेगमेंट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू द 1। यस, भी मैंने पहले भी बताया आपको, यस 0 हो गई। पर इन मैंने दोनों डायग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं, एक एक्सपेंडिचर का है और एक पॉइंट मेथड का, मैंने कोई वो नहीं किया। विशाल, अगर आपको मेरा समझ में नहीं आ रहा सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप एक और पैरेलल क्लास चल रही है शायद इकोनॉमिक्स की, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट दिस, आई हैव टू से सॉरी कि मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। वैसे भी विदाउट आस्किंग योर कोई क्वेरी मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। You are not in front of me, you are not asking me anything, so I have a one point conversation regarding you is that you can just give me a text message and I'll just reply. That's it. In this case, your responsibility is more as compared to the physical class. I think I have answered your query, Shibangi, कि मैंने इंडियन ऑथर की बुक बता दी है। Okay. So this was the ARC method, proportionate method, as well as the total expenditure method. Just give you a brief of all these two. Proportionate method is proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in price, that is delta Q by Q into delta Q by delta P into P by Q. Delta Q मतलब change in quantity demanded, delta P means change in price, Q is your original price and P is your original quantity. ठीक है, one method.
न्यूमेरिकल मेथड। सेकेंड इज योर एक्सपेंडिचर, मीन्स आप जैसे प्राइस चेंजेस होती हैं आप खर्चा कम या ज्यादा करते हो, हम उस खर्चे से कैलकुलेट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन 1। ठीक है, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन 1, सॉरी, अगर प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, प्राइस कम खर्चा ज्यादा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन। प्राइस कम एक्सपेंडिचर सेम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। प्राइस ज्यादा एक्सपेंडिचर कम, सॉरी प्राइस कम एक्सपेंडिचर भी कम, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। पॉइंट मेथड इज वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड, आर्क इलास्टिसिटी भी है, अदरवाइज तो पॉइंट मेथड इज वन ऑफ द ग्राफिकल मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट से जो लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, सिंपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए फाइंड आउट कर देते हैं। अगर लोअर सेगमेंट ज्यादा है अपर सेगमेंट से तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, बोथ आर इक्वल तो इक्वल्स टू 1, एंड इफ लोअर सेगमेंट is less than the upper segment of the demand curve, then elasticity of demand is बच्चे टोटल एक्सपेंडिचर जितना डिक्लाइन करता जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 नहीं बोलते जाओगे आप। एंड द वन थिंग आई हैव नेवर गिवन यू अ रॉन्ग नंबर। आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, पहले तो आप अपने नाम से बात किया करो। नेक्स्ट क्लास में अगर आप अपने नाम से बात करोगे, अभी करोगे तो आपको लगेगा कि मैम मुझे पहचान जाएंगे, मैं नहीं, मुझे आपके नाम से कुछ नहीं, बट इफ यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी विद योर नेम देन आई गिव यू द नंबर। ठीक है, अदरवाइज आई रिक्वेस्ट आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, इफ यू नो हु इज आस्किंग फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज सेंड हिम अ लिंक ऑन द व्हाट्सएप। अदरवाइज इफ यू वांट फ्रॉम मी प्लीज राइट योर नेम फर्स्ट, राइट। हाँ बच्चे, एफरिन में वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया, मैंने प्राइस ही लिख दिया दोनों जगह, इट्स वाज माय मिस्टेक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इफ इट इज नॉट क्लियर, नो इश्यूज, डजंट मैटर। एक बार आप कोई भी बुक पढ़ो, बुक नहीं तो कोई भी आप उसमें क्या कहते हैं गूगल में सर्च करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको एक बार रीड करो, सिंपल से रीड करो। अगर नहीं समझ आता तो क्लास स्टार्ट होने से 1-2 मिनट पहले ही अपनी क्वेरी टाइप कर दिया करो, मुझे वो क्वेरी मिल जाती है, सो दैट कि क्लास शुरू होने से क्लास शुरू होते ही मैं आपकी क्वेरी पहले अटेंड करूं, बाद में अपने पढ़ाना शुरू करूं। आप क्या करते हो, आप 5-7 मिनट क्लास में लेट हो जाते हो या फिर आप आने के बाद क्वेरी डालते हो, तो आपसे मुझ तक आने में इट कैन टेक 1 or 2 मिनट्स, और उतने में अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो मैं फिर अपना फ्लो नहीं खराब करना पसंद करती, क्योंकि दैट गोज विद द फ्लो। सो दैट्स व्हाई कि आप जिसको भी क्वेरी हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और जो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे 2-4 मिनट पहले ही आप ज्वाइन करके आप क्वेरी पूछ लेना, ठीक है बच्चे। In which book you can refer Mankiw, you can refer Lipsy Crystal, you can refer Case and Fear, you can refer TRJ, and you can refer Dipasheri। आपको जो बुक पसंद है आप प्लीज पढ़ लीजिए। आयुषी, मैंने बुक्स ई बुक्स भेजी थी नोट्स में। Yashvi, just give me an excuse of tomorrow only, I'll try to send, and please मुझे रिमाइंड करा देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगी, ठीक है, कुछ क्लिक्स शेयर कर दूंगी। आई एम सॉरी,
दिन मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज दे दो, कल मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम है। ना बच्चे, नाम माँ बाप एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसको छुपाना नहीं चाहिए। शुभांगी प्लीज व्हाट्सएप पे ये बुक्स वगैरह की क्वेरीज प्लीज। अच्छा प्लीज, जिसको भी कोई भी चीज चाहिए ना, आज और कल का दिन प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर दो। मतलब आज तो खैर अभी मैं आई कैन फिर भी शाम को शायद सेंड कर दो, कल मैं बहुत थोड़ा बिजी हूँ, तो कल का दिन मुझे एक्सक्यूज कर दो। परसों आप मुझे क्वेरीज भेज देना तो मैं आई ट्राई टू आंसर, ठीक है। एंड कल का दिन के लिए मुझे एक्सक्यूज कर दो। नेक्स्ट क्लास बच्चे आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल है क्लासेस का, मेरे पास भी वही शेड्यूल है क्लासेस का, भी मैंने देखा नहीं बच्चे कब है नेक्स्ट क्लास, पर मुझे ये पता है कल और परसों में नहीं है, ठीक है। बाकी आप शेड्यूल में देख लो। Guys, I think I have answered all the queries till now, and मैं फिर आपको एक चीज बता रही हूँ, if you have any query तो नेक्स्ट क्लास में 2-3 मिनट पहले ज्वाइन करके अपनी क्वेरी पहले टाइप कर देना, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।